नमस्कार, हमारे झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। तो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने 2 मोबाइल वैक्सीनेशन वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हर जरूरतमंदों तक वैक्सीन उपलब्ध होगी, जिसको लेकर मोबाइल वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। इसे आगे और भी बृहद पैमाने पर किया जाएगा। वहीं बन्ना गुप्ता ने वैक्सीन बर्बादी को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जहां भी भाजपा शासित राज्य नहीं है, वहां गलत आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। हमें जितना वैक्सीन मिल रहा है, वह समुचित उपयोग हो रहा है। इसमें हमारे घनत्व का इलाका है, वहां पर भी हम लोग पहुंचेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे झारखंड में जिस तरीके से हम लोगों ने वैक्सीन जितने हमको प्राप्त हुए हैं, उस वैक्सीन का हमने ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग किया है और उस वैक्सीन के सदुपयोग से हम अपने राज्य को कोरोना मुक्त राज्य बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ वैक्सीन क्रय करने का ऑर्डर भी निर्गत करवा दिया है, जो 50 लाख कोविशील्ड है और 50 लाख कोवैक्सीन है। और वो जैसे जैसे हम लोगों को प्राप्त होगी, हम उतनी ही तेज गति में इसको जो है हम शिविरों के माध्यम से, सेंटरों के माध्यम से और चलंत वाहन के माध्यम से भी उसको जो है एक अमली जामा पहनाएंगे। मैं समझता हूं कि आज का दिन ये एक मील का पत्थर। यास चक्रवाती तूफान पर सुबह के आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि भगवान की असीम कृपा रही है कि हम सभी पर, जिसके कारण झारखंड में बहुत बड़ी क्षति नहीं हुई है और आंशिक प्रभाव पड़ा है। झारखंड में इस तूफान का आर्थिक प्रभाव में जो भी इसके भुक्तभोगी हैं, राज्य सरकार उसके प्रति संवेदनशील है और सहानुभूति पूर्वक विचार कर रही है कि झारखंड में कोई बहुत बड़ी क्षति नहीं हुई, कोई बहुत बड़ी हानि नहीं हुई। हाँ, जो आंशिक प्रभाव पड़ा है, उस आंशिक प्रभाव में जो लोग भी इसके भुक्तभोगी हैं, राज्य सरकार उसके प्रति जो है संवेदनशील है और सहानुभूति पूर्वक विचार। यास तूफान जिससे ओडिशा, बंगाल में काफी असर देखने को मिला, लेकिन इससे सीमावर्ती क्षेत्र है, खासकर कोल्हान क्षेत्र या झारखंड में साफ तौर पर देखने को मिल रहा, जिससे भाजपा विधायक दल नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार से कहा कि बिना विलंब किए सर्वे कराएं, ताकि जितना भी क्षति पहुंची है, लोगों को वो क्षतिपूर्ति तुरंत उपलब्ध करा दें। क्योंकि एक तो कोरोना का काल चल रहा, लोगों को यानी लोगों के पास इतना काम नहीं आ रहा है कि दूसरी ओर घर गिर रहे हैं, तो उतना उनके पास पूंजी नहीं है कि वह फिर से घर बनाए। तो इसको देखते हुए बाबूलाल मरांडी ने बता दें कि सरकार लोगों की मदद करे, यह बातें कही है। काम धाम सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। अगर लोगों के घर गिर गए, लोगों के घर टूट गया, तो स्वाभाविक है कि अभी वो घर बनाने में उनके पास पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है, उनको लोग दिक्कतें होगी। इसलिए हम चाहेंगे कि जितनी भी जो घर इस प्रकार के टूटा हुआ है, उन सारे लोगों को उस घर को पैमाश करवा करके और तुरंत उसके घर जितना बन सकता है, जो उसको रहने में कोई दिक्कत नहीं हो, तो सरकार को उस पर तुरंत पहल करनी चाहिए बिना विलंब के। और उसके साथ साथ जो उनकी राहत सामग्री है, खाने होने का भी जो सामान है, स्वाभाविक है कि जब ऐसे तूफान आया तो सब चीज़ भी उनका बिखर गया होगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि उन सारी चीज़ों का आकलन करके और खाने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में उनको राशन उपलब्ध करा देनी चाहिए, ताकि उन गरीबों को कोई कठिनाई नहीं हो सके। यास चक्रवात ने बुंडो के हाराडीह बूढ़ाडीह पुल को अपनी चपेट में ले लिया। बुंडो के कांची नदी स्थित हाराडीह बूढ़ाडीह पुल यास चक्रवात के बारिश को सह नहीं पाया। लगभग 300 मीटर से ज्यादा लंबा पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। हाराडीह बूढ़ाडीह पुल से होकर दूर दूर से लोग मां सुलाभूजी की पूजा अर्चना करने बुंडू से होकर जाते थे। वहीं हाराडीह बूढ़ाडीह पुल केवल यास चक्रवात के कारण ध्वस्त हुआ, बल्कि दालू माफियाओं के लगातार बालू उत्खनन से हाराडीह बूढ़ाडीह मंदिर जाने वाला पुल ध्वस्त हो गया। दो दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से बोकारो तेनुघाट डैम का एक फाटक अंदर गेट खोला गया है, जिसमें लगभग 1800 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा। तेनुघाट डैम में पानी स्टोरेज क्षमता 852 फीट है।
परंतु वर्तमान में 844.20 फीट है, जिसमें 1800 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा। वहीं 24 घंटों में तेनुघाट में 60.2 मिलीमीटर वर्षा हुई है। बता दें कि तेनुघाट डैम में 10 फाटक लगा हुआ है, जिसमें 10 रेडियल और 8 अंडर गेट लगाया गया है। अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं लाइव चैट पे। संदीप, झारखंड में यास तूफान का कितना असर देखा गया है, क्या स्थिति देखने को मिल रही है झारखंड में, अगर बात की जाए तो? जी, यदि इस चक्रवाती तूफान की बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बारिश हुई है तो उसका सबसे अधिक असर जो दक्षिणी क्षेत्र था वहां पे देखने को मिला था। हालांकि पूरे राज्य के लगभग 16 जिले में जो वर्षा हुई है वो काफी अधिक हुई है और जो अनुमान लगाया जा रहा है कि रांची में भी जो बारिश हुई थी तो लगभग 20 वर्षों के बाद कह सकते हैं इतनी बारिश हुई थी। और राज्य के जितने भी जलाशय हैं, चाहे डैम हो, सभी का जल स्तर बढ़ गया है और बरसात के पहले इस तरह का कह सकते हैं काफी वर्षों के बाद जल स्तर बढ़ा है। और जो नुकसान की यदि बात करें इस चक्रवाती तूफान की तो पेड़ गिरने से कई जगह विद्युत जो तार होती है वह बाधित हुई थी टूट जाने के कारण। कई जगह ट्रांसफार्मरें उड़ गई थी तो उनको चेंजिंग की गई है। और जिस तरह से अनुमान लगाया गया था, आकलन किया गया था इस पूरे नुकसान का, तो कहीं ना कहीं 40 लाख के करीब बिजली विभाग ने अनुमान लगाया था कि इतना का नुकसान हुआ है। हालांकि यदि पूरे राज्य की बात करें तो इसके अलावे कई जिले हैं जहां पे इसका असर देखने को मिला था। कई जगह पुल ढह गए हैं, कई जगह जो मिट्टी के मकान थे वह ढह गए, कई हल्के जान माल की नुकसान भी हुए हैं। पर जिस तरह का अनुमान था, यदि रांची की बात करें या अन्य जिलों की बात करें तो कुछ जिलों को छोड़ के जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया था उतना नुकसान नहीं देखने को मिला, क्योंकि दक्षिणी क्षेत्र से जो चक्रवात झारखंड में प्रवेश किया था उसके बाद जैसे यह चक्रवात आगे बढ़ता गया तो कहीं ना कहीं इसकी रफ्तार धीमी होती गई। हालांकि 1.5 से 2 दिनों तक लगातार बारिश हुई है और हर एक जिले में इस तरह की बारिश देखने को मिली। इसके लिहाजे जितने भी जलाशय हैं वहां का जल स्तर बढ़ गया है और काफी बढ़ोतरी हुई है जलाशयों में। चाहे रांची के अलावे भी अन्य जिलों की बात करें वहां भी बढ़ोतरी देखी गई है। और यह बढ़ोतरी बरसात से पहले कहीं ना कहीं इस बार गर्मी से लोगों को थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलेगी। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया संदीप। बढ़ेंगे अगले खबर की ओर। खलारी कोयलांचल क्षेत्र में चक्रवात यास का व्यापक असर रहा। चक्रवात के कारण लगातार 3 दिनों तक बारिश होने के कारण तीरू फॉल झरना पूरे उफान पर है। 200 फीट की ऊंचाई से गिरते झरने के पानी को देखने के लिए काफी दूर दराज से लोग तीरू फॉल झरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। ये खलारी की तस्वीरें तीरू फॉल की, जहां पे आप बता दें कि यास तूफान का व्यापक असर देखा गया। वहीं तीरू फॉल के जो झरना है वो उफान पर है। यास तूफान के कारण साहिबगंज जिले में अत्यधिक वर्षा हुई और बताया गया कि 177 mm वर्षा पिछले 24 घंटे में हुई है। जिले में कई जगह वर्षा का जल रिहायशी इलाकों में प्रवेश कर गया है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं लोगों के घरों एवं लॉकडाउन के कारण बंद दुकानों में वर्षा का जल प्रवेश कर जाने से लाखों का सामान नष्ट हो गया है। हालांकि स्थिति की सूचना मिलते ही उपायुक्त रामनिवास यादव और पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोटा स्वयं स्थिति का जायजा लेने पैदल ही निकल पड़े। वे हर प्रभावित मोहल्ले में गए और लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। उपायुक्त ने तत्काल राहत सामग्री वितरण करने की व्यवस्था कर दी है। और 1979 का हम लोग ये बाढ़ देख चुके हैं और उसमें जितना ये स्थिति नहीं थी, मस्जिद में सिर्फ आंगन तक पानी था, लेकिन इस बार ऐसी बारिश हुई है कि लोगों के घर के अंदर कमर तक पानी है और मस्जिद के अंदर भी कमर तक पानी है। वैसे ड्रेनेज को रास्ता नहीं मिला, जो कि कुछ जो पानी जो है हैवी होके कुछ कॉलोनियों में घुसा है, जैसे कि रेलवे कॉलोनी, झरना कॉलोनी, रिफ्यूजी कॉलोनी,
उसके बाद हबीबपुर, वो सब में होते हुए ये गंगा में पहुंच रहा है। परंतु रास्ते में बहुत सारे घरों के अंदर पानी कमर के ऊपर तक घुसा है, कुछ दुकानों में पानी घुसा है। हमने प्रशासन की तरफ से सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए एक हम लोग का विवाह भवन है। झारखंड के पूर्व मंत्री और पूर्वी के विधायक सरयू राय बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का जायजा लिया और चीफ इंजीनियर को सलाह दी कि उड़ीसा सरकार से बात कर वेंगबेल डैम के फाटक बंद करने को कहें, क्योंकि बारिश धीमी हो गई है, तूफान निकल चुका है। फिर भी लोगों को एहतियात बरतने की सलाह विधायक ने दी। आपको बता दें कि बारिश और तूफान से कई घर तबाह हो गए हैं और साथ ही लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। हालांकि धीरे धीरे लोगों की जिंदगी अब पटरी पर लौटने लगी है। उसकी व्यवस्था करा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता भी अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। जेएनएससी को भी कहा है कि लोगों को वहाँ से हटा के रेस्क्यू करके सही जगह पर रखिए। तो हम लोगों ने डीएवी स्कूल पटेल नगर में वहाँ रखा है और भी जगहों पर सामुदायिक भवन खुलवा दिए गए हैं। रात में लोग ठहर नहीं सके वहाँ से, मगर अब पानी आने से जो खास करके नाला का बैक वाटर आ रहा है उससे पीड़ित लोग हैं। तो ये सारे के सारे लोग अब आ रहे हैं वैसे शेल्टर में और हम लोग उनकी व्यवस्था वहाँ करा रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोहरदगा शहरी क्षेत्र के लोगों की मृत्यु के बाद भक्सो मुक्तिधाम में दाह संस्कार किया जाता है, जिसकी पहुंच पथ बहुत ही खराब थी। बरसात के मौसम में शव को लेकर चलना भी दुश्वार हो जाता था। जिले के युवाओं की टीम ने इसे बनाने का बीड़ा उठाया। युवाओं की टोली उसे बेहतर बनाने में लगी हुई है। सभी लोग तन मन व धन से इस काम में जुटे हुए हैं। यहाँ कर लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा। यहाँ पेयजल की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, कमरे की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था भी की जा चुकी है। यास चक्रवात व आंधी तूफान के बावजूद शहर के युवाओं अब प्रबुद्ध जन मुक्तिधाम में कार सेवा की और कार्य को जारी रखा है। युवाओं की टोली को जिले के आमजनों का सहयोग भी मिल रहा है। 40 साल के इंतजार में जब अगर जनप्रतिनिधि बना नहीं सके, सरकारी फंड से बन नहीं सका, तो चलो हम लोग पब्लिक फंड से इसको पूरा करते हैं। और हमने आह्वान किया कि सभी व्यापारी और आमजन लोग जितने भी है, तो हम लोग सब मिलकर इसको बनाते हैं और अपना खुद का सहयोग अनुदान करते हैं। यहाँ पर काफ़ी परेशानी थी। मुक्तिधाम में आने जाने के लिए सड़क नहीं थी। बरसात के दिन में खासा दिक्कत होती थी। पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, लकड़ी घर नहीं था। उसके अलावा मतलब मूलभूत जो भी यहाँ अंतिम संस्कार की सुविधा, शेड नहीं थी। तो इन सभी पर अभी हम लोग सारे लोग मिल कार्य कर। लोहरदगा में बीते दिनों झोलाछाप डॉक्टर जो घरों में क्लिनिक खोलकर बैठे हैं और मरीजों से पैसे वसूलने का काम कर रहे हैं और उनके जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, उन लोगों पर जिले के एसडीओ अरविंद कुमार के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया था, जिसमें कुडू प्रखंड के ग्राम के एक मैट्रिक फेल झोलाछाप डॉक्टर पर कार्रवाई की गई थी। इसी क्रम में एसडीओ ने कहा कि वैसे डॉक्टर जो दवा का नाम भी नहीं जानते और क्लिनिक खोलकर इमरजेंसी पेशेंट का भी इलाज कर रहे हैं, वैसे लोगों पर जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है। डॉक्टर का नाम भी आता है, इस पे बहुत कठोर कार्रवाई का हम लोगों ने अभी तक कोई नहीं किया। ज़्यादा बेटर हम लोग मानते थे कि शायद उनको प्रशिक्षित कर लेंगे, उनका सहयोग लेंगे, ये भी एक धारणा चल रही थी। पर्पस ये था कि ये लोग लंबे समय से गांव में, दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को कुछ चिकित्सीय सुविधा SOS दे रहे हैं, लेकिन इस महामारी के दौर में देखा गया कि वो लोग खुद जानकार नहीं हैं और जानकार होने का दावा कर रहे हैं। और जब तो टैक्स से मेरा ये है कि एक तो लोग पैसे साथ कोरोना का डील नहीं करें, अगर है तो खुद पर वो नहीं रखें, लोगों को सलाह दें और उनको चिकित्सीय जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, सदर अस्पताल है या PSC है, वहाँ। खबर जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत न्यू बारीडीह के K2 क्वार्टर की है, जहां रेखा देवी और उनके परिवार के लोगों पर पड़ोस में रहने वाले पुलिसकर्मी राजेश कुमार यादव और उनके साथी ने मिलकर हमला किया और जोरदार मारपीट की। पीड़ित रेखा देवी व उनके परिवार ने सिद्धगोड़ा थाने में इसकी शिकायत की।
पीड़ित ने बताया कि वो कपड़े सुखाने के लिए बाहर आंगन में डाली थी और उसी वक्त उनके पड़ोसी ने उनसे जमीन उनके होने की बात कहते हुए गाली गलौज शुरू किया, जिसके बाद उनके साथियों ने मिलकर उन पर हमला बोल दिया और जब रेखा देवी के परिवार वाले भी बीच बचाव के लिए पहुंचे तब उसके साथ मारपीट की गई। पीड़ित परिवार ने सिद्धगोड़ा थाना पुलिस से इस मामले में न्याय की गुहार लगाई है। वह इस मामले में जमशेदपुर नगर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है, जो वीडियो सामने आया है उसकी जांच की जा रही है और जो भी इस मामले पर दोषी पाए जाएंगे उन पर न्यायिक कार्रवाई की जाएगी। थाने में कंप्लेंट भी की गई है। इस वीडियो की जांच की जाएगी। इसमें कथित तौर पर पुलिसकर्मियों के शामिल होने की सूचना है और इसमें मारपीट कपड़े सुखाने को लेके हुई है, ये बात सामने आई है। लेकिन क्योंकि अभी मामला प्रारंभिक जांच में है, इसलिए निर्णायक रूप से कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी हो। तो जमशेदपुर में पहले से लोग कोरोना महामारी की मार झेल रहे थे और यास चक्रवात तूफान ने करेले पर नीम का रस का काम किया। यह नज़ारा है जमशेदपुर के बागबेड़ा का, जहां छत पर यानी छत तक बाढ़ का पानी आ चुका है, लेकिन लोग चोरों के आतंक से घर खाली नहीं कर रहे हैं। उन्हें डर है, पहले भी बाढ़ आने पर घर छोड़कर चले जाते थे तो चोर अपने और साथ की सफाई दिखाकर उसकी मेहनत की कमाई ले जाते थे। वही कारण है कि प्रशासन के बार बार अनुरोध के बावजूद भी लोग घर खाली नहीं कर रहे हैं। वही जिला प्रशासन बार बार लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने का अनुरोध कर रहा, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर घर पर ही निगरानी करने के लिए घर नहीं छोड़ रहे हैं। जब पानी स्तर से ऊपर जा रहा तो जान जोखिम में डालकर घर का एक एक सामान निकालने को मजबूर और वही मौके पर मौजूद एनडीआरएफ की टीम लोगों को समझा बुझाकर सुरक्षित स्थानों पर नाव के द्वारा निकाल कर ला रही है। उनका कहना है कि अगर आप सुरक्षित रहेंगे, सामान से जरूरी आपकी जान है। चोरी हो जाएगा तो कौन देगा? कोई तो देगा है नहीं। और बहुत सा आदमी अभी है घर में। मतलब चोर लोग अपना मौका का ताक में। हाँ, बहुत रहता है वैसा। 40 के आसपास लोगों को हमने निकाला, जिसमें ज़्यादातर बच्चे और लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, कुछ अभी भी फंसे हुए हैं, लेकिन वो बाहर आने के लिए विलिंग नहीं है क्योंकि उनका सामान रखा हुआ है। तो हर घर में कोई न कोई है जो बोल रहा है कि हमें सामान की रक्षा करनी है। अब देखिए, इस चीज़ को लेके अब हमको नहीं लगता उनका घर पूरा डूब गया, उनके घर से कुछ चोरी होने वाला है जब तक कि पानी का जल स्तर नहीं घटेगा। तो ये लोगों की जो मानसिकता है, हम लोग लगता है कि जान बचाना ज़्यादा जरूरी है, सामान से ज़्यादा कीमती की लोगों की जान है। तो ये चीज़ समझ। पाकुड़ जिला परिषद उपाध्यक्ष और बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश कुमार शुक्ला ने मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। मुकेश कुमार शुक्ला ने पंकज मिश्रा के खिलाफ पाकुड़ थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। मुकेश कुमार शुक्ला ने पंकज मिश्रा पर झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पाकुड़ पुलिस को दी गई लिखित शिकायत में मुकेश कुमार शुक्ला ने कहा कि 26 मई को विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने उन्हें व्हाट्सएप कॉल किया। फोन उठाते ही पंकज मिश्रा ने धमकी दी। मुकेश कुमार शुक्ला के मुताबिक पंकज मिश्रा ने उनसे कहा कि वे मुख्यमंत्री या सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया में लिखना बंद कर दें। मुकेश कुमार शुक्ला ने यह भी कहा कि वे और उनका परिवार घटना के बाद से काफी भयभीत है, सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। कि आप इसको बंद कीजिए और ट्विटर फेसबुक से ये पोस्ट हटाइए, अन्यथा आपको झूठे केस में और आपकी हत्या भी हो सकती है। और वर्तमान समय में आप देख रहे हैं साहेबगंज की स्थिति, जो सरकार के अगेंस्ट में, सरकार के विरुद्ध बोलता है, उसका क्या अंजाम होता है। तो आप चेत जाइए और इसको खत्म कीजिए। सरकार हम चलाते हैं और आपको कोई भाजपा, कोई सांसद, कोई विधायक काम नहीं देगा। और ये लास्ट वार्निंग है, फर्स्ट एवं लास्ट वार्निंग है। और ये कह करके वो फोन। चौतरा पथलगढ़ा थाना क्षेत्र के सिंघानी गांव के सीनपुर में एक व्यक्ति की टांगे से मारकर हत्या कर दी गई।
हत्यारा उसका बेटा ही है जो नाबालिग है। परिजनों की सूचना के बाद पुलिस ने शव को बरामद किया। पुलिस मामले की अनुसंधान में जुटी है। सिंह बता दें कि सिंगवानी और भुराई नदी में बाढ़ रहने की वजह से पुलिस को घटनास्थल तक पहुंचने में काफी मशक्कत करना पड़ा। थाना प्रभारी अविनाश कुमार ने कहा कि बिहारी गंजू पिता क्याली गंजू अपनी बेटी और पत्नी सविता देवी को शराब के नशे में बेरहमी से मारपीट कर रहा था। उसके बेटे ने, जो 13 या 14 साल का है, बीच बचाव कर रहा था। उसे भी बिहारी ने पीट कर उसने टांगे से उसके सिर पर प्रहार कर दिया। बिहारी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आपसी विवाद के कारण बच्चा है वह माता पिता को माँ को मार रहा था। उसी क्रम में पिताजी के द्वारा है वो माँ को काफ़ी मारा गया, पैर में काफ़ी चोट है। उसी में बीच बचाव के कारण जो बच्चा है और वही है टांगी से हाथापाई हुई है। उसी में गिरफ्तारी भी हुई है। धनबाद जिले के बौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत 6 नंबर स्थित रहमत नगर में एक ही समुदाय के 2 परिवार के बच्चों में नोकझोंक हुई। देखते देखते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों परिवार के बुजुर्गों के बीच मारपीट शुरू हो गई। मारपीट के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद मामला और काफी गंभीर हो गया। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पास के बौरा थाना को दी। घटना की सूचना मिलते ही बौरा पुलिस दलबल के साथ उक्त स्थल पर पहुंची और मामले को शांत कराने की कोशिश में जुट गई। बौरा पुलिस द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद भी जब मामला शांत नहीं हुआ तो बौरा थाना प्रभारी ने मामले की जानकारी अपने वरीय अधिकारियों को दी। मामले की जानकारी मिलते ही सिंदरी अंचल की सभी थाने की पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और दोनों पड़ोसियों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। धनबाद शहर के सदर थाना क्षेत्र स्थित धीरेन्द्रपुरम रानी बांध धैया में मकान मालिक और किराएदार के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पिछले 20 वर्षों से किराए घर पर रहने वाले किराएदार के परिवार के मकान मालिक से झड़प हुई, जिसमें दोनों पक्षों में मारपीट की घटना घटी, जिससे आधा दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं मकान मालिक पक्ष का कहना है कि पिछले 20 वर्षों से उनके मकान में बगैर किराया भुगतान के किराएदार रह रहा है। वह मकान में कोई निर्माण कार्य नहीं करने देता है। इस बाबत न्यायालय में मुकदमा चल रहा। वहीं किराएदार का कहना है कि उन लोगों ने उक्त मकान में एक बाथरूम बना रखा है, जिसे ध्वस्त कर मकान मालिक नया निर्माण कराना चाह रहा है। इस बात को लेकर दोनों ओर से मारपीट की घटना घटी, जिसमें दोनों पक्ष के लोगों को चोटें भी आई है। सुबह सुबह घर हम लोग का बनने वाला है, किचन रूम नगर निगम से पास किया हुआ है। हम लोग का जमीन है, ये बनने वाला था तो किचन रूम रड गिरा था। रड मेरा ननद का हस्बैंड हटा रहा था। मेरा हस्बैंड ड्यूटी जाने वाला था और मेरा ननद खड़ी थी, तो पीछे से आके इसका जो गीता कुमारी बड़ी बहन है वो आके उसके ऊपर मार दिया। पीछे से मार दिया तो फट से फट गया। तो मना करने गए हम लोग थे घर में, बस इस पर गिरा गया दोनों हस्बैंड वाइफ। चिल्लाने लगे तो फिर हम लोग निकले तो हम लोग 6-7 को था, पूरा डंडा ले लेके टूट गया सब। हम समझे ये हम लोग अकेले आदमी थे। मकान मालिक यास चक्रवात तूफान के बाद बोकारो में सड़क किनारे की मिट्टी गीली होने के कारण एक ट्रक जिसका अचानक से पलट गया, जिसमें किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं। बता दें कि सड़क किनारे बेवजह ट्रकों को खड़ा कर दिया जाता है और मौके पर चास पुलिस पहुंचकर मालिक का पता लगाने का काम कर रही है। यहाँ लगा दिया है किनारे रोड पे खाई है, मार्केट से बरसा है, गाड़ी खड़ा किया था, रोड गाड़ी था खड़ा किया, नीचे कमरा में टांग दिया। क्या माल है गाड़ी में? स्टील के चादर है। तो मैंने यही खड़ा था, मैं तो खड़ा किया है तुरंत और किनारे खड़ा किया। चोरों ने बोकारो चास के पूर्णिमा लॉज में बंद कमरे को निशाना बनाते हुए चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी करते हुए चोर की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई, जहां चोर सामानों की चोरी कर ले जाते दिख रहा। चास पुलिस मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। वहीं चोरों ने 21 जनवरी से बंद कमरे का ताला तोड़कर टीवी, किचन के अन्य सामानों समेत बच्चे की साइकिल को भी चुरा ली। चोर आए हैं, जैसा हमारे कैमरा की फुटेज में दिख रहा है। 1:04 पर उन्होंने लॉज में एंटर किया है
और घर से जो भी घरेलू सामान होता है जिसमें टीवी था, मिक्सर ग्राइंडर था, वाटर फिल्टर था, साइकिल था और भी बहुत सारे सामान हैं, वो सब चुरा करके वो लोग ले गए हैं। किस सीसी फुटेज में कैद हुआ है और स्पष्ट अभी नहीं दिया। इसमें तो दिखाई दे रहा है कि साइकिल और टीवी मिक्सर मशीन है। गुमला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बता दें कि भाकपा माओवादी का हार्डकोर नक्सली माधव भगत को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2013 से गिरफ्तार नक्सली फरार चल रहा था। सरकार के द्वारा वो 1 लाख का इनामी है। उक्त नक्सली विस्फोटक सहित कई मामलों में मुख्य आरोपी था। चैनपुर थाना इलाके के कटकाही गांव के समीप से हुई गिरफ्तारी और वहीं प्रेस वार्ता में एसपी HP जनार्दन ने इसकी जानकारी दी। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।